हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स पर। और ज्योग्राफी यानी कि लगातार अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो पिछली जो वीडियोस मेरी आप लोगों के बीच लगातार आ रही हैं, आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने यानी कि जो भारत के भौगोलिक प्रदेश है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। और हम लोग लगातार जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 6 यानी कि 6 पार्ट तक मैं इसे कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से दोस्तों पढ़ रहे हैं। और आज इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वत है तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले। जस्ट इससे पहले प्रायद्वीपीय जो पठार है उस पर मैंने चर्चा की थी आप लोगों से, तो उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर समझा जाए, यानी कि जो प्रायद्वीपीय जो भारत है उस भारत के हम लोग जो है इस समय पर्वतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वत हैं हमारे, अगर मैं इन पर्वतों की बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अब देखिए चलिए जी, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत इनको दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझा दूं इसे मैं, ये वाला हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा हमारा जो ये वाला है, इस वाले हिस्से को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार थे जिसको मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ, और दूसरा इसी में जो है कुछ ऊंचे उठे हुए भाग है जिनको हम लोग जो है प्रायद्वीपीय पर्वत के रूप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय कहते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो आज हम लोग पठार कंप्लीट हो चुके हैं, आज इसमें जितने भी हमारे पर्वत हैं उस पर हम लोग स्पेशली चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ के जो पर्वत हैं वो कुछ इस तरह से विभाजित है। जैसे आप लोगों को इसमें याद रखना है कि कौन कौन से पर्वत इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम लोग यानी कि जो अरावली पर्वत है, इस पर्वत को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, अरावली पर्वत। इसके अलावा दूसरा जो पर्वत इसमें चलने वाला है वो हमारा विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत, आप नोट भी करते रहे साथ साथ में। विंध्याचल पर्वत के अलावा फिर तीसरा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। चौथा हम लोग इसमें पढ़ेंगे यानी कि पश्चिमी घाट, और फिर पांचवा इसमें शामिल रहता है दोस्तों पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत यानी पूर्वी घाट के पर्वत। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इसको आप नोट कीजिए, यानी प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतों में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं। नॉर्मली अगर मैं इसको मैप के माध्यम से समझाऊं तो आप लोगों को कुछ भारत का मैप इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये जो हमारे प्रायद्वीपीय पर्वत है ये आपको जैसे अरावली पर्वत हो गया, अरावली पूरा यहाँ से गुजरात से राजस्थान से होता है दिल्ली तक जाएगा। सतपुड़ा आदि जो पर्वत श्रृंखला है, या हमारी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, इसके अलावा जो पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट हो गया, ये हम लोग दोस्तों इसके अंतर्गत पढ़ने वाले, और मैं एक एक करके पूरा प्रॉपर डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि ये वही जो मैं अभी आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, और इनमें सबसे पहले हम लोग अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनको डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए फिर आप लोग जो है बढ़िया तरीके से अपने पास कॉपी पेन भी रखें, साथ साथ में नोट करते रहें और साथ साथ में इसको समझते भी रहे आप मेरे साथ। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए सबसे पहले, और सबसे पहली शुरुआत होने वाली है अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला को सबसे पहले तो आपको एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा ये फैला हुआ है। देखिए भारत का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला पश्चिमी वाला क्षेत्र का ये वाला, यहाँ पर आपको ये अरावली श्रृंखला दिख रही, जिसमें हमारा गुजरात हो गया, हमारा राजस्थान हो गया, इसके अलावा हमारा यहाँ पर दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया, हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। ये सारे वो क्षेत्र दोस्तों जहाँ पर हमारी ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। बाकी कई बार इसके सर्वोच्च चोटी भी पूछ लेता है, तो जो गुरु शिखर है वो इसके सर्वोच्च चोटी है। तो नॉर्मली एक बार अपने दिमाग में ये फोकस बना लीजिए कि भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत के कहाँ पर है। तो नॉर्मल आप ये देख रहे होंगे फैली दक्षिण से ऊपर की ओर है, और इसी को मैं आगे डिटेल से आप लोगों के बीच समझाने वाला हूँ। तो चलिए फिर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए।
देखिए, अगर हम लोग दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पहली चीज़ तो आती है हमारे पास, यानी कि इसके विस्तार की, विस्तार कि भाई इस पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, किन किन राज्यों में। तो आप लोगों को याद रखना है, ये हमारी जो पर्वत श्रृंखला है ये हमारी राजस्थान हो गई, इसके अलावा हरियाणा हो गया, हरियाणा के अलावा गुजरात हो गया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ, गुजरात के अलावा दोस्तों पंजाब हो गया और दिल्ली हो गया। तो इन क्षेत्रों में हमारे पास ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग इस श्रृंखला की या इस पर्वत श्रेणी की बात करें, अरावली पर्वत श्रेणी की, तो ये एक प्रकार का दोस्तों किस प्रकार का पर्वत है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि ये बहुत ही क्या है, प्राचीन पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत यानी ये ऐसे पर्वत होते हैं दोस्तों जो अपनी जो मूल संरचना होती है ना, जैसे ये बने होते हैं तो अपनी मूल संरचना को ये खो देते हैं, अर्थात अब इनकी चट्टानें जो है चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही यानी कि भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला मानी जाती है। इसकी अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यानी कि ये दिल्ली से, अगर मैं नीचे की बात करूं तो दिल्ली से ये अहमदाबाद, यानी कि जो हमारा गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, तो दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है ये वाला पर्वत। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये जो पर्वत है इसकी उत्पत्ति किस टाइम पीरियड में हुई है। तो आप लोगों को याद रखना है, हमारा जो भूगोल का टाइम पीरियड है वो अलग अलग बांटा हुआ है। तो जो प्री कैम्ब्रियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल, तो प्री कैम्ब्रियन काल में दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला क्या हुई है, निर्मित हुई है। साथ ही साथ जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को अब थोड़ा सा हल्का सा मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे ये फैली हुई है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों इस प्रकार से हमारी, यानी कि गुजरात से लेकर ये प्रॉपर ऊपर जाते हुए, राजस्थान से जाते हुए हमारे हरियाणा, दिल्ली और इस तरह से पंजाब तक फैली हुई है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है, मैं इसे इस तरह से विभाजन करता रहूँगा, आप लोग अपने साथ नोट करते रहें, यानी कि ये हमारे पास सबसे पहले गुजरात में फैली हुई है। गुजरात के बाद इसका जो सर्वाधिक जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, यानी कि इसके बाद राजस्थान वाले क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में है दोस्तों। फिर ये हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में है। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो यही वाला हमारा पार्ट जो है दिल्ली में चले जाता है, दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद दोस्तों ये हमारा जो है हरियाणा वाले क्षेत्र में हो गया और कुछ हिस्सा इसका ऊपर निकल जाता है, यानी कि पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से अरावली श्रृंखला फैली हुई है। सर्वाधिक अरावली श्रृंखला जो है कहाँ पर है, यानी कि हमारे राजस्थान में है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो राजस्थान को, जैसे ये मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान को अरावली पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बांटती हैं, जिनमें से दोस्तों थोड़ा सा हल्का से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारा राजस्थान हो गया, ये वाला, तो राजस्थान को ये पर्वत श्रृंखला क्या करती हैं, इस तरह से 2 भागों में बांट देती हैं। ये वाला भाग हो गया यानी कि पूर्वी राजस्थान, ये वाला हो जाता है पश्चिमी राजस्थान। जब कभी भारत में मानसून आता है, जैसे यहाँ पर मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे ये वाला, जब भारत में दोस्तों यहाँ से मानसून आता है तो मानसून इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो मानसून जो है सीधा इस प्रकार से अपनी हवाओं के साथ आगे बढ़ता है और इस पर्वत के पैरेलल बहता है। तो मानसून क्या करता है दोस्तों, इस जगह पे तो इन पहाड़ों पे टकराता है और यहाँ पर जो है खूब घनघोर बारिश करता है। तो राजस्थान का जो ये पूर्वी हिस्सा है ये जो है सूखा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है खूब हरियाली आपको देखने को मिलेगी। जबकि इस दिशा में जो है ये हवा नहीं जा पाती है, तो ये पूरा की पूरा जो है ड्राई एरिया हो जाता है। और हमारे जो जितने भी राजस्थान में जो रेगिस्तानी एरिया है वो राजस्थान के इसी क्षेत्र में बन जाता है। तो इस तरह से राजस्थान के 2 भागों में विभाजित कर देता है। एक तरफ राजस्थान का जो है खूब वर्षा होती है मानसून में और दूसरी तरफ नहीं हो पाती है। तो ये रीज़न भी आप लोगों को दोस्तों इसमें समझना चाहिए। बाकी ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटकर आगे निकल जाती है। अब ये जो पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला को थोड़ा सा अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में उदयपुर के निकट इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि किन किन नाम से। तो उदयपुर के पास इस पहाड़ी को क्या कहते हैं, यानी कि जारगा पहाड़ी। तो यहाँ पर ये कहलाती है जारगा पहाड़ी के नाम से। आप नोट भी करते रहें और समझते भी रहे। बाकी उदयपुर से जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर पहुँचते हैं अलवर के निकट, अलवर के पास।
अलवर में दोस्तों इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, यानी कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो हर्षनाथ की पहाड़ी ये अलवर के निकट कहलाती हैं। इसके बाद जब फिर और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में इस पहाड़ी को स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, रायसीन की पहाड़ी या फिर दिल्ली की पहाड़ी के नाम से। तो दिल्ली या रायसीन, तो इस पहाड़ी से इसे दिल्ली में भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये फैली हुई है पूरी की पूरी चोटी दोस्तों। तो ये भी कई बार एग्जाम आ जाते हैं, तो इसको भी इस तरह से आप लोग साथ में याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी आती है, यानी कि जो सर्वोच्च इसका पर्वत है इस अरावली पर्वत श्रृंखला का, वो हमारा सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, यानी गुरु शिखर है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो नॉर्मली आप लोगों को ये याद भी होगा। तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम इस गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो ज़्यादा ऊंची नहीं है, लगभग 1722 यानी कि 1722 मीटर के आसपास है। अब क्वेश्चन आता है कि जो गुरु शिखर चोटी है ये कहाँ पर फैली हुई है, तो ये दोस्तों हमारी कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इतना इसमें भी आप याद रख सकते हैं, राजस्थान में ही ये हमारी चोटी है। अब कई बार क्वेश्चन नदियों का भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ जो है इस पर्वत से निकलती हैं। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी नदियाँ जो है निकलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारी क्या कहते हैं, बनास नदी निकलती है। आप लोग नोट भी करते रहें साथ साथ में, बनास यहीं से निकलती हैं। इसके अलावा अगर मैं अगली नदी की बात करूं तो जो लूनी नदी है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, लूनी यहीं से निकलती है। लूनी के अलावा अगर अगली नदी की बात करते हैं तो हमारी जो साबरमती होगी, साबरमती नदी इसी पहाड़ी से निकलती है। साबरमती के अलावा दोस्तों जो हमारी साखी नदी है, तो ये सारी नदियाँ इस पहाड़ी से निकलती हैं, यानी कि अरावली पर्वत से निकलती है। कौन कौन सी है, बनास नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, साबरमती हो गई, साखी नदी। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से साथ साथ में नोट भी करते रहें, अपने अच्छे से नोट्स भी बनाते रहें। मैं डिटेल से आपको इसको दोस्तों समझा रहा हूँ। अब अगर हम लोग और बात आगे करते हैं तो बात आती है कि ये जो कौन सी चट्टानें इसमें स्पेशली पाई जाती है, चट्टानों की भी बात आती है कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला किन चट्टानों से निर्मित है। तो ये हमारी जो है भाई इतनी पुरानी हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कठोर जो चट्टानें हैं, और कठोर चट्टानों में स्पेशली दोस्तों आपको याद रखना है जो क्वार्टज वाली है, तो इससे ये निर्मित है। यहाँ पर अगर हम लोग खनिज की बात करते हैं, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा खनिज भी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। तो अरावली पर्वत की बात करें खनिज के रूप में, तो अरावली में आपको क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे आपको सीसा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसी जगह पर तांबा मिल जाएगा। सीसा तांबा के अलावा आपको यहाँ पर जस्ता मिल जाएगा इस वाले में। इसके अलावा यानी कि एस्बेस्टस खनिज आपको यहाँ मिल जाएगा, और अभ्रक, ये सारे खनिज दोस्तों। तो सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस और अभ्रक, ये सारे खनिज दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, यानी कि जो ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये वाली, इस अरावली पर्वत श्रृंखला में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, यानी कि पास भी पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पास है, तो एक तो आप लोगों को स्पेशली याद रखना है कौन सा है, एक है पिपली घाट। पिपली घाट, तो क्वेश्चन आता है पिपली घाट जो दर्रा है वो किस में है। और दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा है देवरी घाट, दूसरा दोस्तों देवरी घाट है। तो अभी मैंने डिटेल से आप लोगों को, यानी कि जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला थी, इस पर्वत श्रृंखला के बारे में दोस्तों डिटेल से समझाया है। आपने एक एक चीज़ अगर नोट की है तो गारंटी के साथ ये आपके दिमाग में छप जाएगा। बाकी अब मैं बढ़ता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने कितने पर्वतों में बांटा है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये अरावली पर्वत था। अब इसके बाद हम लोग विंध्याचल पर्वत की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर्वत श्रृंखला के बारे में चलिए चर्चा शुरू की जाए। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा वाइट, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन पर चलेगा हमारा विंध्याचल वाला। देखिए सबसे पहले तो आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दिखवाई जाए कि कहाँ पर हमारी ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आखिर में फैली हुई है। इस जगह पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको प्रॉपर ये बीच वाला, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से देख पाए। ये वाली, यहाँ आप इसे देख लीजिए, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाली श्रेणी हमारी, ये है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये वाली। और ये हमने अरावली पर्वत पढ़ी थी अभी, जस्ट अभी मैंने आपको ये अरावली पर्वत पूरा पढ़ाया था। तो विंध्याचल पर्वत यानी कि भारत के इस तरह से बीचों बीच वाले क्षेत्र में पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों ये फैला हुआ है। तो इसी पर्वत के बारे में हम लोग इस समय वर्तमान में अब चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर विंध्याचल पर्वत के बारे में जाना जाए। विंध्याचल पर्वत के बारे में सबसे पहले इसको थोड़ा सा फिट कर दूं मैं इस तरह से, ये वाला। तो चलिए शुरू किया जाए इसके बारे में दोस्तों। आप लोग जो है नोट करते रहें, साथ में और समझते रहें। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी, यानी कि इसके विस्तार से, कि भाई इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये हो गया विस्तार।
पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी दोस्तों हमारा जो पर्वत है ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, यानी कि विंध्याचल पर्वत भी कैसा है, प्राचीन पर्वत है। पहली चीज़ ये क्लियर होगी। और दूसरी वो खास बात आपको जो याद रखनी है, ये निर्मित हुआ है परतदार चट्टानों से, परतदार चट्टानों से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, परतदार चट्टानों से, जिनमें खास तौर से अगर हम लोग बात करें इस विंध्याचल चट्टानों की, तो इनमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे लाल बलुआ पत्थर, याद रखिएगा क्या मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर। एक तो लाल बलुआ पत्थर हो गए यहाँ पर, क्योंकि भाई परतदार चट्टानों से और काफ़ी प्राचीन है, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर वाली चट्टानें मिलेगी। दूसरी खास बात आती है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई विंध्याचल पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक सद्भावना शिखर। कौन सा है, सद्भावना चोटी या सद्भावना शिखर, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है गुडविल पीक के नाम से, गुडविल पीक के नाम से। तो सद्भावना शिखर या दोस्तों गुडविल पीक, जो भी आप याद रखें इसे नोट करिए। और अच्छा खास बात कि जो सद्भावना या जो गुडविल शिखर है ये है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है, किसकी, विंध्याचल पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगली बात आती है विंध्याचल पर्वत के, यानी कि ये जो पर्वत है इस तरह से पर्वत फैला हुआ है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, बाकी अभी मैप के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। इस पर्वत की अगर हम लोग औसतन ऊंचाई की बात करें कि लगभग औसतन ऊंचाई इसकी कितनी है, तो याद रखिएगा 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी क्या है, औसतन ऊंचाई है हमारे पास इस पर्वत की। ये जो पर्वत है अगर हम इसका पश्चिम से पूरब की तरफ, मैं पूरा इसका विस्तार करवाता हूँ डिटेल से, चलिए इसका मैं विस्तार बताता हूँ आपको किस तरह से फैला हुआ है यहाँ से पश्चिम से पूरब। तो इसको थोड़ा सा बांट के बढ़िया सा देखेंगे आप लोग, ताकि इसको बढ़िया मैप में सजा सके इसे। देखिए पहली चीज़, पश्चिम से ये जो है पूर्व की ओर फैला हुआ है, और पश्चिम में अगर हम लोग इसकी शुरुआत करें तो ये उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाता है, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सबसे पहले इसका जो सबसे पश्चिम हिस्सा है यानी कि हमारा अपना गुजरात हो गया, गुजरात। गुजरात के बाद इसका एक लंबा सा हिस्सा यानी कि कहाँ पर आ जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, आप समझ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद फिर आप इससे आगे जाएंगे तो इसका हल्का सा उत्तरी हिस्सा जो है ये हमारा यूपी में होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश से फिर आगे बढ़ेंगे यानी कि झारखंड हो गया हमारा, झारखंड। और झारखंड से फिर आगे जाते हुए यानी कि बिहार। तो कहाँ से लेकर, देखिए गुजरात से लेकर हमारा ये बिहार तक फैला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत गुजरात से लेकर किधर है, बिहार तक फैला हुआ है। जैसे मैप के माध्यम से अगर हम लोग इसे देखते हैं, ये अपना भारत का मैप हो गया, ये वाला, ये वाला। तो ये हमारी इस दिशा से यानी कि गुजरात, एमपी से इस तरह से जाते हुए पूरा कहाँ तक है दोस्तों, यानी कि बीच वाले पार्ट में बिहार तक फैला हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो चलिए फिर इस विंध्याचल पर्वत तक थोड़ी और चीज़ें जाने। अभी जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, ये अलग अलग नामों से हमारा जाना जाता है। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है भांडेर पर्वत के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब क्षेत्र में अलग अलग नाम से। तो भांडेर पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी में दोस्तों आगे हमारे पास कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ, वो इसी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा ये आपको जो पारसनाथ आपने सोचा हो, पारसनाथ, तो इनके नामों के नाम से ये फैला हुआ है। भांडेर की हो गई, कैमूर की हो गई और पारसनाथ की हो गई। इसे मैं प्रॉपर तरीके से आपको अभी समझाऊंगा, आगे मैप के माध्यम से भी इसे दिखाऊंगा। अगर हम लोग इसे हम लोग जो है और तरीके से इसको अगर समझें तो ये जो है उत्तर भारत को, ये हमारा उत्तर भारत है पूरा ऊपर का, और ये नीचे का दक्षिण भारत है। तो उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग कौन पहाड़ी करती है, तो यही करती है, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पहाड़ी विंध्याचल पहाड़ी होगी। ये मामला आप समझ गए क्लियर। इसके अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है कहीं का, ये जल विभाजक। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जल विभाजक का लिंक। जल विभाजक का मतलब है दोस्तों, आप लोगों को खास बात याद रखनी है कि यहाँ से ऊपर की जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी ऊपर की ओर बहती हैं, और यहाँ से जो नीचे की नदियाँ हैं वो सारी की सारी दोस्तों दक्षिण की ओर बहती हैं और कुछ इस तरह से ब्रज घाटी में चली जाती हैं। तो भारत में जल विभाजक का भी एक बहुत बड़ा ये काम करती है।
अगर हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसका एक बहुत बड़ा भ्रंश बनता है, यहाँ पर भ्रंश घाटी बनती है और उसी भ्रंश के कारण जो है जो नर्मदा नदी है वो सीधा पूर्वी की ओर न जाने की वजह से पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। तो इसी के दक्षिण में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है और उस वजह से हमारी जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर आती है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग इस पर्वत की बात करें तो इस पर्वत में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जैसे इस पर्वत में ज़्यादातर किसकी मात्रा है, तो चूना पत्थर की मात्रा है। ये चीज़ आप स्पेशली याद रखिएगा, चूने पत्थर की अधिकता है इस वाली अधिकता, तो ये चीज़ याद रखिएगा, चूने पत्थर की अधिकता है। इसीलिए दोस्तों खास बात एक क्वेश्चन आता है कि जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग का विकास सर्वाधिक किस पहाड़ी में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल पर्वत में हुआ दोस्तों। कारण क्या है, क्योंकि चूने पत्थर की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, तो ये कारण से ये चीज़ें भी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो नदियाँ बहती हैं, तो अगर हम लोग नदियों की बात करें कि कौन कौन सी यहाँ पर मुख्य रूप से नदियाँ बहती हैं, तो आप लोग स्पेशली याद रखना, जैसे हमारी नर्मदा नदी हो गई, नर्मदा के अलावा जो चंबल नदी है वो इसी पहाड़ी से होती है। चंबल पहाड़ी के अलावा जो टोंस नदी है, टोंस के अलावा दोस्तों केन नदी हो गई, हमारी बेतवा नदी हो गई, इसके अलावा सोन और पार्वती, ये सारी की सारी नदियाँ हमारी यहाँ पर बहती है। तो कौन कौन सी है, नर्मदा, चंबल, टोंस, केन, बेतवा, सोन, पार्वती नदियाँ। तो ये सभी जो नदियाँ हैं दोस्तों ये भी हमारी इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से बहती है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली आपको ये जो है अभी समझाया और पूरा डिटेल से मैंने इसके बारे में आपको लिखवाया। बाकी अगर आप इसे देखेंगे पूरा की पूरा इसी तरीके से जो मैकाल वगैरह की पहाड़ी आती हैं ये सारी इसी की पहाड़ी में, जैसे कैमूर की पहाड़ी हो गई, मैकाल पर्वत श्रेणी, ये धूपगढ़, ये सारी इसी का हिस्सा आगे चले जाता है दोस्तों। तो इस समय हम लोगों ने यानी कि विंध्याचल पर्वत को दोस्तों समझा है। बाकी इसके बाद मैं बढ़ने वाला हूँ आगे और अगला जो पर्वत हमारा शुरू होने वाला है वो हमारा शुरू होने वाला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो चलिए अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा की जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सबसे पहले अगर हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मैप में देखें तो मैप में कुछ आपको ये इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो इस प्रकार से आपको इसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारी जो है सतपुड़ा रेंज है। कौन सी है सतपुड़ा रेंज, ये पूरी की पूरी ये वाली ये आपको सतपुड़ा रेंज दिख रही है। इसे ब्लैक करना पड़ेगा, मुझे ब्लैक कर दिया। और इस सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये इस रेंज की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सतपुड़ा की धूपगढ़। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सतपुड़ाई का जो पार्ट है वो आपका महादेव पर्वत है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि महादेव जो पहाड़ी है वो किसका पार्ट है, तो वो हमारे सतपुड़ा का, ये आपको दिख रहा होगा महादेव पर्वत, तो ये भी सतपुड़ा का पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों जो सतपुड़ा श्रृंखला ये राजपीपला पहाड़ी है इसके बीच में है। इसके अलावा आपको इधर ये मैकाल पर्वत दिखेगा और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अमरकंटक चोटी, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बाकी सतपुड़ा से एक खास बात याद रखनी है कि सतपुड़ा के उत्तर से हमारी एक नदी जाती है नर्मदा नदी और नीचे से इसके कौन सी जाती है ताप्ती नदी। तो ये मैं आगे सब चीज़ें आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ अभी दोस्तों। तो चलिए फिर अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल से समझा जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। देखिए पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है यानी कि इसके विस्तार की। भाई सबसे पहले तो हमको यही मालूम होना चाहिए कि आखिर में जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार आखिर में कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार अगर हम लोग पश्चिम में बात करें, मैं ऐसे कर देता हूँ इसका विस्तार पश्चिम में, ये वाला, तो पश्चिम में दोस्तों आपको जो गुजरात है, गुजरात, यहाँ पर आपको एक पहाड़ी दिखेगी इस जगह पर गुजरात में, ये वाली, तो गुजरात में आपको दिखेगी राजपीपला, इसी का पार्ट है ये राजपीपला। तो राजपीपला पहाड़ी से ये शुरू होता है और फिर यहाँ से ये शुरू होते हुए सीधा ये चले जाता है उत्तर में और उत्तर में जाता है महादेव, फिर महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी होगी। महादेव पहाड़ी के बाद फिर हम लोग इसके अगर पूर्व में देखते हैं, यहाँ पर पूर्व में इसका जो विस्तार है वो है मैकाल पहाड़ी के रूप में, मैकाल पहाड़ी। और अगर आप इसका देखते हैं नीचे के रूप में, जैसे दक्षिण वाले क्षेत्र में, तो ये पूरा पूर्व वाला क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर पठार के रूप में फैला हुआ है, छोटा नागपुर पठार के रूप में दोस्तों। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको आपको समझाता हूँ कि कैसे ये पहाड़ी फैली हुई है। देखिए सबसे पहले जो हमारा गुजरात वाला पार्ट है, तो गुजरात वाले पार्ट में ये जो पहाड़ी है दोस्तों, ये वाली, इस पहाड़ी को कहा गया क्या वहाँ पर, यानी कि राजपीपला,
राजपीपला। अब राजपीपला पहाड़ी ये पूरा शुरू होती हैं तो फिर इसके उत्तर में जो जाती हैं यहाँ पर, ये वाले उत्तर में, ये इसी का पार्ट है, मैं पूरा जो बना रहा हूँ इस सबको मिलकर जो है ये पहाड़ी सतपुड़ा कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको मिलेगी महादेव पहाड़ी, ये महादेव, ये इसके उत्तर में हुई महादेव पहाड़ी। फिर जब पूर्व जाते हैं तो पूर्व में ये फैली हुई है किस रूप में, यहाँ पर यहाँ है ये मैकाल पहाड़ियों के रूप में, मैकाल पहाड़ी। और ये जो मैकाल पहाड़ी है यहीं पर पूर्व में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ तक ये फैली है। यानी कि हम लोग अगर इसका वैसे बात करें कि कौन कौन से राज्य में, तो आपको एक याद रखना है, यानी कि गुजरात में फैली हुई है, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में इसका भाग है, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों ये हमारी एमपी में है, मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में, और फिर पूर्व में ये हमारी यानी कि छत्तीसगढ़ तक है। तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पर जो है ये विस्तृत है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी ये पूरी की पूरी, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, सतपुड़ा रेंज हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा पर्वत की, तो इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ किस में है, धूपगढ़ हमारा जो इस सतपुड़ा का पार्ट है यानी कि महादेव पर्वत, तो इस महादेव पर्वत में फैली हुई है कौन सी, धूपगढ़ है। ये पूरा सतपुड़ा, ये पूरा सतपुड़ा जो मैंने बताया, तो इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। और दोस्तों जो धूपगढ़ है ये किसका पार्ट है, ये महादेव पर्वत में स्थित है। लगभग अगर हम इस धूपगढ़ की बात करें तो ये लगभग 1300 मीटर के आसपास ऊंची है हमारी ये वाली चोटी, और ये महादेव पर्वत में स्थित है। तो क्वेश्चन देखो क्या क्या बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है सतपुड़ा पहाड़ है, राजपीपली गुजरात में इसका नाम, महादेव पहाड़ी उत्तर में फैला हुआ है, और इसके अलावा मैकाल पूर्व में। तो इस तरह जो फैला हुआ, तो इनमें से सबसे ऊंची इसकी चोटी है धूपगढ़, और धूपगढ़ है महादेव का एक तरह से पार्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपने सुना होगा, तो यहाँ पर जो आपको ये धूपगढ़ चोटी दिख रही ना, ये वाली, ये इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, तो इसी जगह पर आपको यहाँ पर फैला हुआ दिख जाएगा क्या, यानी कि पंचमढ़ी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, यानी कि इस धूपगढ़ के बिल्कुल निकट है, इस चोटी के पास है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब सतपुड़ा पर्वत में जो मैकाल पर्वत है, कौन सा, ये वाला मैकाल, अब आपसे इसकी अलग से चोटी पूछता है कि इसका जो पार्ट है मैकाल पर्वत, देखो भाई पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, धूपगढ़ हो गई। अब आपसे अलग अलग पूछता है कि जो सतपुड़ा चोटी का जो एक पार्ट है मैकाल पर्वत, ये वाला, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भाई मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आती है दोस्तों कौन सी, अमरकंटक। तो अमरकंटक किसकी है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम लोग इस चोटी की बात करें तो लगभग ये 1057 मीटर के समथिंग क्या है, ऊंची है। और खास बात आपको याद रखनी है कि यही जो अमरकंटक चोटी आपको दिख रही है, ये वाली किसका पार्ट है, मैकाल का। इसी से आपको दो नदियां निकलते हुए दिखेगी इस तरह से, और ये दो नदियां कौन कौन सी दिखेगी आपको, यानी कि नर्मदा, और दूसरी कौन सी दिखेगी, ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती किस वाले, यानी सतपुड़ा पहाड़ी का जो पार्ट है मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटियां यहाँ से निकलती है हमारी ये वाली भी नदी। तो ये मैंने दोस्तों आपको अभी समझाया, और इनकी दोनों की भ्रंश घाटियाँ इसी में बनी हुई है। अब अगली बात आती है कि जो सतपुड़ा हमारी रेंज है, ये आखिर में कौन सी चट्टानों से निर्मित है। भाई चट्टान तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी चट्टानों से ये बनी है। तो अगर हम लोग सतपुड़ा की बात करें तो भाई ये भी काफ़ी जो है कठोर चट्टानों से, जैसे हमारे पास ग्रेनाइट हो गई, इसके अलावा हमारे पास बेसॉल्ट हो गई। तो ग्रेनाइट और जो बेसॉल्ट है मुख्य रूप से ये चट्टानों से इसका जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा निर्मित है। तो बस सतपुड़ा जो है पहाड़ी थी, इसके बारे में दोस्तों मैंने ये आपको डिटेल से समझाया, बताया। बाकी इसमें अगर आप देखेंगे ये पूरा वो मैप था जो मैंने आपको बताया, ये पूरा पहाड़ जो है, पूरी जो सतपुड़ा रेंज है वो इन चोटियों से निर्मित हुई है। यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं, पूरी सतपुड़ा रेंज किस प्रकार से ये इसके नीचे बनी हुई है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये जो है हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत पढ़ रहे हैं ये अलग अलग तरीके से विभाजित हुआ है। तो पश्चिमी घाट में शुरुआत की जाए, पश्चिमी घाट में सबसे पहले तो एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, यानी कि भारत का जो सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा जो है पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ये वाला, इसी का हम लोगों को अध्ययन करना है।
नॉर्मली अगर मैं मैप के माध्यम से बताऊं तो जो ये आपको दिख रहा ना ये वाला, तो ये पूरा पश्चिमी घाट भारत का कहलाता है। तो हम लोग भी इसी पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे पश्चिमी घाट में मैंने यहाँ पर जो है इसे थोड़ा सा लिखा हुआ, देखिए इसको अगर आप समझ रहे होंगे, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इसे, 1 मिनट, जूम ये कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो पश्चिमी घाट में आपको क्या क्या बड़े इंपॉर्टेंट कुछ दर्रे दिखाई दे रहे होंगे। ये जैसे इधर दिख रहा होगा आपको ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आपको थाल घाट दिख रहा होगा, थाल घाट के साथ आपको ये दिख रहा होगा, ये दमन द्वीप दिख रहा, मुंबई दिख रहा, तो ये थाल घाट आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा पाल घाट, ये डिटेल्स आपके आगे समझाने वाला हूँ। तो थाल घाट, पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के हमारे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको इस स्थान पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपकी देखने को मिलती है। जैसे इधर वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखिए आप, ये भोर घाट आपको यहाँ मिलेगा, BR हिल्स आपको इस जगह पर मिलेगी, इसी वाले घाट में। साथ ही साथ आपको जो नल्ला मलाई की पहाड़ी है, सिनकोट जो दर्रा है, ये आपको इस जगह पर मिलेगा। इधर वाले पार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पलानी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ी, ये सारे के सारे दोस्तों आपको इस पश्चिम घाट में देखने को मिलेंगे। और हम लोग इन्हीं के बारे में आगे जो है विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए पश्चिमी घाट के बारे में अब आप लोग अपने हाथों में कलम रखिए और डिटेल से जो है इसे समझने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर शुरू किया जाए पश्चिमी घाट के बारे में। सबसे पहले पश्चिमी घाट का एक इंट्रो ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि इसका विस्तार, जो हर बार हमारी चर्चा चल रही है, विस्तार देख ले कि पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर विस्तारित है। ये जो पश्चिमी घाट है ये एक प्रकार से दोस्तों पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय जो पठार था हमारा, जो ये वाला नीचे का प्रायद्वीपीय पठार था ना, यहाँ पर फैला ये वाला पूरा पठार, इसके मिट्टी के अपरदन के कारण जो है ये पूरा पश्चिमी जो है घाट बन गया है। ये असल में दोस्तों पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए इसके अंतर्गत जो है इसका अध्ययन भी किया जाता है। तो चलिए फिर पश्चिमी घाट के बारे में जो है सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में जानते हैं कि आखिर में कहाँ कहाँ पर है। अगर हम लोग इस पश्चिमी घाट के विस्तार की बात करें तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसे समझते हैं। ये वाले क्षेत्र में, ये वाले उत्तर में इसका जो विस्तार है वो दोस्तों गुजरात से शुरू हो जाता है। कहाँ से? गुजरात से शुरू हो जाता है, और फिर गुजरात से लेकर ये सीधा किस तरह से, यानी कि फिर अगला जो इसका स्तर आता है वो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में अपना ये घाट फैला हुआ। महाराष्ट्र के बाद ये फिर हमारा किधर है, यानी कि गोवा में भी ये फैला हुआ है, और गोवा से फिर हमारा ये जो हिस्सा है यानी कि फिर ये अपना कर्नाटक में फैला हुआ है। कर्नाटक में इसका विस्तार है, और कर्नाटक से फिर लास्ट में जो है यानी कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है। तो लास्ट हो गया अपना तमिलनाडु। तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी जगह पर हमारा जो ये क्षेत्र है यही कहलाता है हमारा पूरा की पूरा भारत का पश्चिमी घाट दोस्तों। और अगर मैं लगभग इसकी लंबाई की बात करता हूँ कि ये लगभग कितना लंबा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये 1600 किलोमीटर के आसपास है। तो कितना है? 1600 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से लेकर यहाँ तक ये 1600 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। इसमें अगर हम लोग पश्चिमी घाट जो है, अगर हम लोग प्रमुख चोटियों की बात करें कि कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं, तो महाराष्ट्र में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक इसकी महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में होगी कलसुबाई। कौन सी है? कलसुबाई, ये हो गई कलसुबाई चोटी। कलसुबाई लगभग 1646 मीटर के समथिंग है। इसके अलावा दूसरी आपको एक और मिलेगी जो महाराष्ट्र में ही है, जैसे महाबलेश्वर की चोटी है, महाबलेश्वर, ये भी दोस्तों इसी पश्चिमी घाट का पार्ट है। ये लगभग 1438 मीटर के समथिंग ये चोटी है। ये दोनों के दोनों पश्चिमी घाट में कहाँ पर है, यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के भाग में। इसके अलावा दोस्तों इस पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये हमारा हो गया पूरा की पूरा पश्चिमी घाट, ये वाला, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये वाला भारत के इस वाले भाग में। इस पश्चिमी घाट से आपको कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलेगी? जैसे यहीं से आपको इस तरह से सीधा नदी पूर्वी घाट की ओर जाते हुए मिलेगी, यानी कि अपनी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी यहाँ से निकल रही है। गोदावरी के अलावा आपको अगली नदी कौन सी मिलेगी, यानी कि भीमा नदी। भीमा नदी यहाँ पर पढ़ेंगे आप। अगली नदी हमारी कौन सी निकलेगी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आप यहाँ पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के अलावा यानी कावेरी, कावेरी। इसके अलावा कावेरी के अलावा हमारी जो है शरावती या शरावती नदी। ये सारी की सारी नदियाँ दोस्तों कहाँ से निकल रही हैं? तो ये अपनी इसी से, यानी कि
पश्चिमी घाट से निकल रही है। ये वाला जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से गोदावरी निकलती है, इसके अलावा भीमा निकलती है, कृष्णा निकलती है, तुंगभद्रा, कावेरी और शरावती, ये सारी पश्चिमी घाट से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें पश्चिमी घाट, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आता है कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, जैसे ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला ये पूरा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट आता है, ये दोनों के दोनों आपस में जो है कहाँ पर मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट और पूर्व जो घाट है ये दोनों तमिलनाडु में आपस में मिलते हैं। इधर से हमारा पूर्वी घाट आ रहा है, ये वाला, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनका जो ये वाला आपको दिख रहा है ना मिलन केंद्र, ये कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब दूसरी खास बात, जहाँ पर इनका मिलन होता है दोस्तों, ये खास बात है इसकी, जिस जगह पर मिलन होता है यहाँ पर एक आपको इसकी चोटी देखने को मिल जाएगी, इसी जगह पर, यहाँ पर ये वाले, तो क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है ये इन कौन सी पर्वत श्रृंखला के पास आपस में मिलती हैं, तो इसका नाम क्या है हमारा, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में यानी कि ये आपस में दोनों की दोनों मिल जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये अपना पश्चिमी घाट हो गया, ये अपना पूर्वी घाट हो गया, दोनों की दोनों तमिलनाडु में मिलते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगी एक पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के सेंटर पे इस श्रृंखला को कहा जाता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब क्वेश्चन आता है कि जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है यहाँ पर दोस्तों, तो नीलगिरी की अगर हम लोग सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, कई बार ये पेपरों में पूछी जाती है, तो कौन सी है, दोदा बेटा है, अरे यार क्या हो गया, दोदा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची, चलो मैं इसको मिटा के दोबारा से बना देता हूँ, यहीं पर मैं श्रृंखला बना देता हूँ, कौन सी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ये हो गया हमारी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत, ध्यान से पूरा बनाएंगे ना बढ़िया तरीके से, ताकि आप लोग मस्त तरीके से जो है नोट्स बनाएं। ये हो गई अपनी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो अब लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि दोदा बेटा। तो जो दोदा बेटा पर्वत है ये नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2637 मीटर समथिंग है, और कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ती है। हालांकि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तो अलग अलग जिलों में फैली है, पर ये दोदा बेटा वाली जो है ये तमिलनाडु में पड़ती है। अब जो नीलगिरी पहाड़ी है ये एक प्रकार से दोस्तों, ये पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है, तो ये हमारा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। क्या है, ब्लॉक पर्वत है। और इसी पहाड़ी में आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत स्थल देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पर्यटक स्थलों में जो ऊटी है, ऊटी बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऊटी भी कहाँ पर है, इसी जगह पर स्थित है। तो ये दोस्तों मैंने अभी पश्चिमी जो हमारा घाट है उसके बारे में चर्चा चल रही है। पश्चिमी घाट में अब अगर हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली है, जिसको मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए फिर इसे समझते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने समझा, यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी थी, दोदा बेटा थी। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि जो दक्षिण भारत है, ये वाला, इस दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोस्तों कौन सी है। तो दक्षिण भारत की अगर हम लोग सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आती है कि इसमें अन्नामलाई की पहाड़ी पर। यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट से एक लगती हुई एक पर्वत श्रृंखला मिलेगा। देखो ये तो हमारी नीलगिरी पहाड़ी थी, ये वाली नीलगिरी पहाड़ी की मैं सबसे ऊंची चोटी आपको बता चुका हूँ, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, दोदा बेटा, ये आप पढ़ चुके। अब आता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, अब यहां पर इसे नोट करना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में, तो ये जो पर्वत श्रृंखला आपको इसके नीचे दिख रही है ये है हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई।
तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की, दोस्तों याद रखना, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ये क्लियर हो गया मामला। इसके अलावा अगर मैं और यहाँ पर बात करता हूँ कि जो ये अन्नामलाई चोटी आपको दिख रही है, इस अन्नामलाई चोटी के दक्षिण में एक और चोटी आपको मिलेगी और वो है कार्डमम की चोटी। यहाँ पर एक और पर्वत आपको मिलेगा इसी के नीचे, ये वाला, इसको कहते हैं कार्डमम, कार्डमम। ये भी हमारे कहाँ पर है, कार्डमम की पहाड़ी। और जो कार्डमम की पहाड़ी है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, इसी कार्डमम की पहाड़ी के लिए यानी कि इलायची, इलायची की पहाड़ी भी इसे बोलते हैं, ये इलायची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कार्डमम की पहाड़ी दोस्तों इलायची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैंने ये कुछ आपको 3 चीज़ें बताई, जैसे नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और नीलगिरी जो है पूर्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम है। फिर इसके बाद मैंने अन्नामलाई बताई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी, और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। इसके दक्षिण में एक और है कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी इलायची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मामला समझ गया हूँ कि आप लोग जो है इसे समझ गए होंगे। बाकी फिलहाल मैं इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो हमारा ये पश्चिमी घाट है भाई, पश्चिमी घाट के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये वाले। अब इस पश्चिमी घाट की एक खास बात याद रखना, यहाँ की जो जैव विविधता है दोस्तों, जैव विविधता वो क्या मानी जाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने देखा होगा जो केरल है हमारा, केरल में जो शांत घाटी है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाली है, ये वाली केरल की शांत घाटी, तो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाली मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर यहाँ पर जो है काफ़ी हमारी नदियाँ भी बहती हैं, जैसे कर्नाटक में एक नदी बहते हुए आपको दिखाई देगी, शरावती नदी, ये प्रॉपर इसी पहाड़ी से निकलती हैं। और इसी शरावती नदी पर आपको एक बहुत ही बड़ा जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा है, गरोसप्पा। तो गरोसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, और ये हमारा कहाँ पर है, कर्नाटक में, और लगभग ये सबसे ऊंचा भी माना जाता है, 255 मीटर के समथिंग ये जलप्रपात है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने इस समय यानी कि इसके बारे में चर्चा की। अब बात आती है, मैं एक एक करके उन पहाड़ियों को समझाने वाला हूँ जो पश्चिमी घाट में स्थित महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए इन पहाड़ियों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा की जाए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट की। देखिए अगर पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहला इसमें नाम आता है यानी कि अन्नामलाई पहाड़ी का, अन्नामलाई पहाड़ी, ये अपनी हो गई भाई अन्नामलाई पहाड़ी। अब जरा इसको समझाता हूँ अन्नामलाई पहाड़ी को। पहली चीज़ तो आती है कि भाई इसका विस्तार कहाँ पर है, मतलब इसकी स्थिति कहाँ पर है अन्नामलाई पहाड़ी की। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ऊपर नीचे देखा था, तो कहाँ कहाँ पर है, एक तो अपना आ गया तमिलनाडु, और दूसरा इसमें आ जाएगा केरल। तो केरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है कि अन्नामलाई पहाड़ी किन किन राज्यों में फैली या किन में नहीं है, तो तमिलनाडु में, केरल में। दूसरी बात आती है कि इस पहाड़ी को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसी को दोस्तों एलिफेंटा की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा, एलिफेंटा पहाड़ी। नोट करते रहो भाई बढ़िया तरीके से, ये है अन्य नाम, अन्य नाम। देखो कितने बढ़िया नोट्स बन जाएंगे और मस्त तरीके से समझा भी रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई का अर्थ होता क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है, अगर कभी आए कि अन्नामलाई क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हाथियों का पहाड़। क्या होता है अन्नामलाई का मतलब, हाथियों का पहाड़। तो बस ये भी आपको यहीं से पता चल जाएगा भाई इसका हाथी का पहाड़ है, तो इसको एलिफेंटा पहाड़ भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ के जंगल है अन्नामलाई के, यहाँ पर हाथियों की जो है संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए ये फेमस है। हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अन्नामलाई पहाड़ी क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे आपको। अब अगली पहाड़ी की चर्चा करता हूँ जो पश्चिमी घाट में अगली पहाड़ी है। अगली पहाड़ी कौन सी है दोस्तों हमारी, तो अगली है नीलगिरी पहाड़ी, ये अपनी हो गई नीलगिरी पहाड़ी। तो चलिए नीलगिरी पहाड़ी में भी सबसे पहले यानी कि इसकी स्थिति समझते हैं, या इसका जो विस्तार है कि कहाँ कहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी फैली हुई है। तो भाई ये काफ़ी जगह पर है, जैसे तमिलनाडु हो गया अपना, तमिलनाडु, नोट करते रहो मेरे साथ। तमिलनाडु के अलावा ये केरल में फैली हुई है, और केरल के अलावा ये किधर होगी, कर्नाटक। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली है। और इसी जगह पर दोस्तों खास बात है, मैंने आपको बताया था ना अभी तक कि जो हमारा पश्चिमी घाट है और दूसरा हमारा जो प्लस पूर्वी घाट है, ये दोनों के दोनों अपना जो है संगम इसी पर बनाते हैं, दोनों यहीं पर आकर मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अभी मैंने आपको समझाया था, डोडा बेटा आपको बताई थी, और बाकायदा डोडा बेटा की आपको मैंने 26 और 37
मीटर ऊंचाई भी बताई थी। और इसी जो है ये है यहाँ पर दोस्तों कौन सी जनजाति निवास करती है डोडा बेटा पर, जो टोडा जनजाति है। तो टोडा जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति है, टोडा जनजाति निवास करती है। बाकी दोस्तों एक खास बात याद रखना, क्योंकि नील यानी नीलगिरी पहाड़ी है, तो इसी को जो है एक दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन के नाम से भी हम लोग किसे जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी को नाम से जानते हैं। अगली अगर हम लोग बात करें पश्चिमी घाट के बारे में, तो अगली हमारी चर्चा होने वाली है क्या कहते हैं, कार्डमम की पहाड़ियों पर। कार्डमम की पहाड़ियाँ ये बहुत फेमस है, कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये हो गया दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ। पहली चीज़ इसका भी वही देख लेते हैं कि कार्डमम की पहाड़ियाँ हमारी प्रॉपर तरीके से तमिलनाडु में है। और दूसरा दोस्तों ये इलायची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। काहे के लिए, इलायची के लिए। तो यहाँ पर आपको इलायची भी मिलती है। तो केरल और इन दोनों में ये फैली हुई है। ये दोस्तों मैंने आपको यानी कि पश्चिमी घाट के जो है पर्वत बता दिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दर्रे पश्चिमी घाट के। जो मैंने अभी आपको दर्रे बताए थे ना, दर्रे यहाँ से पूछे जाते हैं। दर्रों की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा थाल घाट। याद रख लीजिएगा दिमाग पर अभी की, थाल घाट। अब ये जो थाल घाट है ये किन किन को जोड़ता है, तो ये हमको कहाँ से जोड़ेगा, यानी कि जो नासिक है, नासिक को दोस्तों सीधा किससे जोड़ेगा, मुंबई से जोड़ेगा। तो नासिक से मुंबई को कौन सा जोड़ने वाला है, थाल घाट है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, भोर घाट मिलेगा, भोर घाट। अब जो भोर घाट है ये मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। तो भोर घाट को मुंबई से पुणे से कौन जोड़ेगा, भोर घाट जोड़ेगा। अगली दर्रे की बात करें तो अगला दर्रा आता है पाल घाट। देखो थाल घाट, भोर घाट और फिर अपना पाल घाट आ गया। पाल घाट जो है नीचे कोयम्बटूर को जोड़ता है, कोयम्बटूर को किससे जोड़ेगा, कोच्चि से जोड़ता है। या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता है, इसको पूछता है कि केरल और तमिलनाडु को कौन जोड़ता है, केरल प्लस तमिलनाडु। तो केरल तमिलनाडु या कोयम्बटूर कोच्चि को पाल घाट जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगली अगर मैं बात करूं तो अगला लास्ट आता है यहाँ पर, यानी कि सिनकोट घाट या दर्रा। तो ये किसको जोड़ता है हमें, यानी कि त्रिवेंद्रम को किससे जोड़ेगा, मदुरै से जोड़ेगा। तो त्रिवेंद्रम को मदुरै से सिनकोट दर्रा जोड़ता है। तो ये दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट आपको यानी कि इसके बारे में भी बता दिया है। बाकी दोस्तों वीडियो इसमें जो है लंबा हमारा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पर रोक देता हूं। बाकी इसके आगे का जो हिस्सा है, जैसे हमारा पूर्वी घाट बच गया प्लस हमारे जो द्वीप समूह बच गए, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।